हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग एम्स एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की क्लासेस इसमें डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रही थी, बट कभी कभी बीच बीच में तो नहीं हो पाया। थोड़ा तबीयत भी डाउन रह गया, कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी घर में जिसकी वजह से। बट आप लोग के एग्जाम है, आप तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे डियर। आई होप सबका एग्जाम अच्छा हो, क्योंकि 30 सीट है, 30 सीट में आपको लाने हैं और एक सीट को आपको लेना है। जिन बच्चों का आएगा बस सभी से ही लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग अपना। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है यदि आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो। और एबीपीएमई में जिनका हो चुका है काउंसलिंग के लिए, देखिए डियर, काउंसलिंग में अभी हमको लग रहा है किस तारीख को एग्जाम है। आप लोग का आधे से ज्यादा बच्चे एम्स का फिल किए हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन और लगेगा काउंसलिंग का टाइम अभी, और उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। हो सकता है कि इसके बाद आप लोग का कुछ वैसा हो। तो आपका देखिएगा, आज हम पहला क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि द सेरोलॉजिकल रिएक्शन से भी सेंसिटाइज बैक्टीरिया फॉर फाइगोसाइटोसिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सीरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस के लिए संवेदनशील बनाता है, क्या कहलाता है? कोएगुलेटेशंस या न्यूट्रलाइजेशंस, या फिर आपका देखिएगा ऑप्सोनाइजेशंस या कम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा ऑप्सोनाइजेशंस यानी को, देखिएगा इसमें को अग्लूटिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकुलेट एंटीजन्स बॉन्ड विथ एग्लूटेन्स और मोर देन वन स्पेसिफिटी। न्यूट्रलाइजेशंस में आपका क्या होगा कि आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस होगा विच एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा, क्वांटिटेटिवली करेगा एक दूसरे के साथ। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में आपका क्या होगा, तो इसमें आपका जो भी टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होगा, दैट कैन बी डिटेक्ट किया जाएगा आइदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी और स्पेसिफिक एंटीजन इन या पेशेंट सीरम बेस्ड ऑन ऑकरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हाइपोफंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि का हाइपो फंक्शन जो शायद ही कभी पीछे के लोब को प्रभावित करता है। तो ग्रेविस डिजीज, या फिर देखेगा सिमोन्स डिजीज, या फिर फ्रोलिक्स सिंड्रोम या लेविस सिंड्रोम। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। क्या होगा इसमें? बी आंसर जाएगा, सिमोन्स डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ नेफ्रोनिक्स डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूड। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस है तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के कारणों में शामिल है एडियोपैथिक होगा, जेनेटिक होगा, हेड इंजरी होगा, या फिर देखिएगा इसमें आपका हिस्टियोसाइटोसिस होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, जेनेटिक। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस characterized by inability to concentrate the urine which result in polyuria, यानी कि एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होगा। पॉलीडिप्सिया है। causes of nephrogenic diabetic insipidus is either acquired or hereditary and genetic। अदर जो आपका दिया गया है ए सी और डी आर कॉजेज ऑफ क्रेनिकल डायबिटीज इंसिपिडस। जो भी आपका ये मैडियोपैथिक है, हेड इंजुरी है और आपका हिस्टियोसाइटोसिस, ये सारे जो है डायबिटीज इंसिपिडस, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है। जेनेटिक इज द मोस्ट कॉमन कारण ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा आप लोग को। आई होप की क्वेश्चन ये बहुत अच्छी लगे हों, तो आप लोग लाइक करके शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप लोग कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोग को बता रखा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर से आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपोपैरा, आप देखिएगा हाइपोपैरोथायरॉइडिज्म इंक्लूड्स, इसके कारण क्या होंगे? तो ऑप्शन सी होगा ए बी डी, यानी कि ए में डैमेज ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग आपका थायरोइडेक्टोमी, बी में आपका हेडियर की कंजेनाइटल एनोमली होगा ऑफ द ग्लैंड, और डी में आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज टू पैराथायरॉइड से। तो ये तीनों आपका ऑप्शन होगा जो कि कारण होता है किसका? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का। causes of hypoparathyroidism include injury to or removal of parathyroid glands। फिर आपका देखिएगा Georg syndrome, genetic autoimmune disease, cancer radiation treatment and low magnesium levels, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। While preparing a patient for surgery who has diabetes mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with the disease। डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज को सर्जरी के लिए तैयार करते समय नर्स को इस बीमारी से जुड़े निम्नलिखित में से कौन से संभावित सर्जिकल जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, पुअर वुंड हीलिंग, ठीक है। The patient with diabetes mellitus have high blood glucose level, which contribute to the formation of fatty deposition in blood vessel wall।
देखिएगा ओवर टाइम इन लीड टू बी हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल विच रेस्ट्रिक्टेड द ब्लड फ्लो टू पेरिफेरल एरियाज और wound. तो आल्सो एन एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करेगा द फंक्शन ऑफ आरबीसी द कैरी न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू the lower the efficiency of WBC to fight with infections. So the nurses should be aware that poor wound healing to potential surgical risk associated with diabetes. इसलिए right answer क्या किया ऑप्शन डी को किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा a client with C4 spinal cord injury is at greatest risk for आपका C4 रीढ़ की हड्डी की चोट वाले क्लाइंट्स के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज हो सकता है ऑप्शन बी होगा सर्वाइकल देखिएगा इसमें इंजुरीज above the level of C4 present is a special problem because of the total loss of respiratory muscle function. The fourth cervical vertebra is the label where nerves run to the diaphragm, the main muscle that allow us to breathe. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन में malformation of the spine in which the posterior portion of the lamina of one or more vertebra fail to fuse with or without defective development of the spinal cord that is called रीढ़ की विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी के दोषपूर्ण विकास के साथ या बिना एक या एक से अधिक कशेरुकाओं के पटल का पिछला भाग फ्यूज करने में विफल रहता है वो क्या कहलाता है तो रेजिसेसिस है आपका एंसोफैलोसील है स्पाइना बिफिडा है एनएनसेफेली है तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा जो कि आपका दिया गया है रेचिसेसिस ठीक है रेचिसेसिस इज अ डेवलपमेंट बर्थ डिफेक्ट होता है डियर इसमें देखिएगा इन्वॉल्व किया जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच अकर इन यूटेरो व्हेन द पोस्टीरियर आपका न्यूरोपोर ऑफ द न्यूरल ट्यूब फेल टू क्लोज बाय द 27 इंट्रायूट्राइन डे एंसोफैलोसील देखिएगा एंसोफैलोसील में क्या या क्रेनियम बिफिडम में क्या होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट characterized by sac like protrusions of the brain and membrane that cover it through opening in the skull. Anencephaly में absence of major portion of the brain skull scalp with occur during embryonic development in spina bifida. Vertebral column is incompletely form absent. It can be of two types spina bifida occulta spina bifida cystica. In occultum, skin is intact and there is overlying sac, but there is bony vertebral arc defect. फिर आपका दिया गया है इसमें देखिएगा रेकियसिस में क्या होता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में यानी कि रिकेसिस स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के गंभीर रूप होता है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका बोथ वर्टिब्रल डिफेक्ट एंड विजिबल साइक ऑन द बैक विल बी देयर यानी कि स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में वर्टिब्रल दोष और पीठ पर एक दृश्य थैली दोनों होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा द प्लेक्सस दैट सप्लाई नर्व टू द स्किन एंड मसल ऑफ द अपर लिम्स एंड सम ऑफ द चेस्ट मसल इज फ्लैक्सेस जो ऊपरी अंगों की त्वचा और मांसपेशियों और छाती की कुछ मांसपेशियों को नसों की आपूर्ति करती हैं तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए में सर्वाइकल प्लेक्सस ब्रैकियल प्लेक्सस लंबर प्लेक्सस या सैक्रल प्लेक्सस तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होगा ब्रैकियल प्लेक्सस होगा सर्वाइकल प्लेक्सस यानी कि सप्लाई करेगा नर्व टू द बैक ऑफ द हेड एंड सम नेक मसल्स लंबर प्लेक्सस में आपका क्या होता है कि सप्लाई करता है नर्व टू द वेस्कुलर लेकुना नियर द अस्पेनियस हाइटस एंड सप्लाई द स्किन बिलो द इंगुलर लिगामेंट सैक्रल प्लेक्सस में होता है कि सप्लाई नर्व टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द पेल्विक एंड लोअर लिम्ब तो राइट आंसर इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट या रिस्पॉन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट तंत्रिका तंत्र का कौन सा विभाग एक प्रतिक्रिया शुरू करता है जिसे लड़ाई या उड़ान के रूप में जाना जाता है तो पैरासिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम या नॉन तो राइट आंसर इसमें सिस्टमैटिक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स बायोसेक्युलर एक्टिविटीज सच एज श्वतता तंत्रिका तंत्र आंतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है जैसे आपका राइट आंसर ऑल होगा रेस्पिरेशन कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है कि वाइल परफॉर्मिंग रोमबर्ट टेस्ट नर्स मस्ट एंश्योर पेशेंट रोमबर्ट टेस्ट करते समय नर्स को मरीजों को सुनिश्चित करना चाहिए तो गेट होगा पोस्चर होगा सेफ्टी होगा क्लोजिंग ऑफ आईज होगा तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा सेफ्टी रोमबर्ट टेस्ट यूज टू एसेस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन फॉर बैलेंस के लिए द स्टैंडिंग पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लोज आईज जब खड़ा होता है पेशेंट तो आंख बंद होने लगता है तो पॉजिटिव इफ देयर एक्चुअल लॉस ऑफ बैलेंस एंड पेशेंट फॉल वाइल द क्लोज Gate posture and closing of eyes are observed during exam eye are but the priority is to ensure the patient safety during examination. Patient की safety होनी चाहिए जब आप एग्जामिन करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर इज एक्सपेक्टेड व्हेन या पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग स्पाइनल शॉक। मूत्राशय की उम्मीद तब की जाती है जब रोगी की रीढ़ की हड्डी में आघात का अनुभव हो कर रहा हो। आटोनिक, नॉर्मल, स्पैस्टिक या अनकंट्रोल। तो राइट आंसर इसमें आटोनिक होगा। आटोनिक या समटाइम्स जिसको हम लोग फ्लैसिड भी कहा जाता है। ब्लैडर सी द ऑर्गन डायलेट एज यूजुअल बट फेल टू एम्पटी। दिस इज ऑफ्टन ड्यू टू द ब्रेन सेंडिंग इनकरेक्ट सिग्नल टू बी ब्लैडर, यूजुअली स्टेमिंग from some kind of the spinal cord injury or condition such as multiple sclerosis. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर की नॉर्मल रेंज पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया? नॉर्मल रेंज आपका पूछा गया है। तो इसमें 0 से 5 मिलीमीटर ऑफ mercury, 5 से 10 हो गया, 5 से 15, 5 से 20। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, 5 से 15। कितना होगा इसमें? 5 से 15 होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द असेसमेंट ऑफ योर क्लाइंट हैविंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। निम्न में से कौन सा एक क्लाइंट के आकलन में इंट्राक्रैनियल दबाव में वृद्धि की उम्मीद नहीं है? अनइक्वल प्यूपिल्स, क्लियर कॉन्शियसनेस, इरेटिबिलिटी और हेडेक। तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन बी जाएगा, क्लियर कॉन्शियसनेस। Clear consciousness not an expected finding in the assessment of client having increased ICP, intracranial pressure. Loss of consciousness is most sensitive and reliable indicator होता है किसमें? Increase ICP. So यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे changes in consciousness is sign of increase ICP. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर सीजर एंड एपिलेप्सिस। निम्न में से कौन सा दौरे आम मिर्गी के लिए ट्रिगर का कारण नहीं है? तो राइट आंसर डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं होगा। एक्यूट अल्कोहल इंगेशन होगा। एक्सपोजर टू फ्लैशिंग लाइट भी। हाइपर वेंटिलेशन भी। अल्कोहल इंटेक और ड्रग यूज एक्सपोजर टू फ्लैशिंग लाइट, शराब का सेवन या नशीले दवाओं का उपयोग, चमकती रोशनी के संपर्क में आना। हाइपर वेंटिलेशन, नॉन कॉम्प्लियंस टू मेडिकेशन and sleep deprivations are common triggers for seizure, whereas decreased physical activity is positive activity that usually do not trigger seizure. ठीक है, घटी हुई शारीरिक गतिविधि एक सकारात्मक गतिविधि जो आमतौर पर दौरे को ट्रिगर नहीं करती है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन या मेल क्लाइंट इज हैविंग ए टोनिक क्लोनिक सीजर। जब किसी पुरुष क्लाइंट को टॉनिक कॉलिंग दौरा पड़ता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी माउथ। इफ एनी पर्सन एक्सपीरियंस टोनिक क्लोनिक सीजर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो होगा, एंश्योर करेंगे मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी, ताकि उसको किसी भी तरह का इंजुरी ना हो। तो टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी माउथ, माउथ में किसी तरह का इंजुरी ना हो, इसलिए हमको क्या करना, उसको प्रिवेंट करना, रोकना है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका विद नॉट बी ऑब्जर्विंग क्लाइंट विथ राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक। देखिए क्या है कि नॉट बी ऑब्जर्विंग क्लाइंट विथ या राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक। निम्न में से कौन सा क्लाइंट में से एक सही गोलार्ध स्ट्रोक के साथ नहीं देखा जाएगा? तो इम्पल्सिस कंट्रोल डिफिकल्टी, लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन, राइट हेमिप्लीजिया, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो राइट आंसर इसमें राइट हेमिप्लीजिया होगा। पेशेंट विथ राइट ब्रेन स्ट्रोक हैव लेट हेमिप्लीजिया, लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक विल हैव राइट हेमिप्लीजिया। तो यहाँ पे नॉट बी ऑब्जर्व इन ए क्लाइंट विथ अ राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक, तो राइट हेमिप्लीजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि नर्स हैज टू इंसर्ट या नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू अ स्ट्रोक क्लाइंट टू एंड अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा इंसर्शन करने का, जब भी नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप इंसर्ट करो पेशेंट में। तो राइट आंसर हाई फॉलोअर पोजीशन में आपको देना है। पेशेंट विद स्ट्रोक इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया, जब उनको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है तो देयर फोर इंसर्शन ऑफ फ्रेंजी ट्यूब बिकम मोर डिफिकल्टी। तो हाई फॉलोअर पोजीशन आपका जो होगा इंसर्शन ऑफ फ्रेंजी ट्यूब reduces the risk of aspiration. Semi-faller और low faller position में prevent the risk of aspiration, especially in comatose patient में। ठीक है ना, जो कोमा में रहेगा पेशेंट तो सेमी फॉलर देते हैं हम लोग, और लो फॉलर पोजीशन में रखते हैं कब? कोमाटोज पेशेंट वाले में, ताकि हम एस्पायरेशन को उसको रोक पाए, रेस को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन और रेजिस्टेंस ऑन एक्सटेंडिंग द लेग्स एट द नी व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन। मेनिंजाइटिस वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण घुटने पर, पैर फैलाने पर दर्द या प्रतिरोध की विशेषता है जब बच्चा झूठ बोल रहा है? ठीक है ना, लाइंग सुपाइन। तो ये लाइंग सुपाइन की बात कर रहा पोजीशन का, तो ब्रुस्की होगा, कर्निक्स होगा, या फिर मैकवेन होगा, या आपका चोस्टेक्स होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, कर्निक साइन। मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन, है ना।
इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। ये लेफ्ट रिटेटिंग इलनेस होता है। कर्निंग साइंस में फ्लेक्सिंग द पेशेंट हिप 90 डिग्री देन एक्सटेंडिंग द पेशेंट नी कॉजेज पेन करने लगेगा। 90 डिग्री में रहेगा और आपका एक्सटेंड करेगा नी को और वहां पे पेन होगा। एंड ब्रूस्की साइन में क्या होता है, फ्लेक्स करेगा पेशेंट नेक, ठीक है ना, गर्दन करेगा। कॉजेज क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द पेशेंट हिप एंड नी। कारण क्या हो सकता है कि फ्लेक्स कर सकता है, क्या उसका फ्लेक्स करेगा, आपको नी और ही पर यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है नी के साथ और पेन भी हो रहा है। और क्लिनिकल साइन फैसिलिटेट द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ब्रूज की साइन और कर्निक साइन में आप लोग को लक्षण पता चल गया, दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया, ताकि आप लोग एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। आपका ब्रूज की साइन में क्या नेक से रिलेटेड है, जो कि आपको क्या करेगा, फ्लैक्स करेगा और नी और हिप के साथ। और इसमें कर्निक साइंस में आपका वनली क्या है, पेन भी होगा नी में और एक्सटेंड करेगा 90 डिग्री में। नेक्स्ट है फीवर, हेडेक एंड नुक्चल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फीवर, हेडेक एंड नुक्सल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम्स सेम इन। बुखार, सिर दर्द और गर्भाशय गिरवा में जकड़न इसके विशिष्ट लक्षण हैं। अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन अब्सेसेस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन डिजीज। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, मेनिंजाइटिस। क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड नुक्चर रिजिडिटी एंड नेक स्टिफनेस, सडन हाई फीवर एंड हेडेक। दिस इज नॉन एज क्लासिकल टायर्ड, आपका ट्राइड ऑफ डायग्नोस्टिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुस्की साइन एंड कर्निक साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, तो मेनिंजाइटिस में होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कर्निक साइन एंड ब्रुस्की साइन ऑब्जर्व इन मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट, ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए निम्नलिखित सभी उपायों का उपयोग किया जाता है, एक को छोड़ देता है। हाइड्रोकॉर्टिजोन, हाइपरवेंटिलेशन, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, मैनिटोल इन्फ्यूजन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। क्या होगा इसमें, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन को छोड़कर सभी के सभी होगा। मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द ब्रेन एंड इंट्रावेस्कुलर स्पेस इज डिपेंडेंट ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। मैनिटोल यानी कि हाइपो, देखिएगा हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन इज commonly used to reduce the ICP, but the hyposmolar solution like 5% dextrose in water reduce serum sodium and increase brain water and ICP। तो राइट आंसर इसमें डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन करेक्ट होगा, एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसन डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंसन रोग में भौतिक मूल्यांकन खोज नहीं है। अब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मास्क लैक एक्सप्रेशन, डिस देखिएगा इसमें डिसैरिडिया या पील रोलिंग ट्रेमर्स ऑफ द फिंगर्स। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, ऑप्शन ये जाएगा करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इज अ सिग्निफिकेंट नॉन मोटर सिम्टम्स लाइक पार्किंसन डिजीज, so cognitive impairment is likely to be finding a patient with Parkinson disease, so absence of cognitive impairment is not a correct answer। तो राइट आंसर इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ रहा है। तो ये सारे के सारे आपका जो ऑल आर सिम्टम जो है प्रेजेंट इन का पार्किंसन डिजीज, जैसे आपका बी मास लाइक एक्सप्रेशन, डिसैरिडिया, पील रोलिंग, ट्रेमर ऑफ द फिंगर्स, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग a lobe of the brain is affected earliest is most of the causes of Alzheimer disease। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर, टेम्पोरल लोब होगा। कौन सा लोब होगा, टेम्पोरल लोब होगा, ठीक है। Alzheimer disease is a progressive degenerative brain disease that slowly erodes memory, that thinking skills, and eventually even the ability to carry out simple tasks. It is the most common causes of dementia. The hippocampus is the temporal lobe is one of the earliest affected brain regions in Alzheimer disease, and its dysfunction is believed to underline the core feature of the disease, memory impairment. Next, inability to carry out normal activities despite intact motor function is, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, एपरेक्सिया। एनिडोनिया इज इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर होगा। फिर आपका देखिएगा, एपैथी इज अ स्टेट ऑफ इंडिफरेंस और सपरेशन ऑफ इमोशन। अमनेशिया में डेफिशिएंट इन मेमोरी कॉज बाय ब्रेन डैमेज और डिजीज इन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। Apraxia is inability to execute complete coordinated movement without muscular or sensory impairment. It occurs because of the underlying brain damage। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, टैक्सिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। इनमें से क्या होगा, देखिएगा अर्लीस्ट साइन पार्किंसन डिजीज का, तो ट्रेमर होता है। देखिएगा थ्री कार्डिनल साइन होता है पार्किंसन डिजीज का, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। ट्रेमर जो होता है मोस्ट अपेरेंट और वेल नोन सिम्टम्स होती है, इट आल्सो मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट साइन ऑफ द पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, मैनिंगोसील। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का दोष है, तो मैनिंगो सील होता है। एक आपको मायो मैनिंगो सील होता है, एक मैनिंगो सील। तो राइट आंसर आपको मैनिंगो सील को करना है।
नेक्स्ट, द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग फीटल ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो राइट आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फोलिक एसिड की वजह से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर यार, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है कि विल्म्स एकबॉम सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज, विल्स एकबॉम सिंड्रोम भी के रूप में जाना जाता है, जिसमें राइट आंसर आपका जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर करेंगे, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना आपका तरफ से सपोर्ट रहेगा मैं भी आप लोग के लिए उतना ही इधर से कर रही हूँ डियर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन के लिए जरूर डियर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग शेयर कीजिएगा। मैं नंबर फिर दे रही हूँ, 7250482295। इस नंबर पे आप जरूर सेंड करेंगे पेपर को 7250482295 पे। थैंक यू।